So hello everyone, welcome to class number 34 of the course Getting Started with Python। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का यूज हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में क्यों करते हैं और इसका जरूरत हमें क्यों है, उसके बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और हम समझते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, मतलब एक सिचुएशन लेंगे जिसके वजह से हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी तक हम जितने भी पाइथन प्रोग्राम कर चुके हैं तो वहां पे एक चीज हम रियलाइज किए होंगे कि अ, अगर एक सिंपल प्रोग्राम, एक सिंपल टास्क हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ प्रोग्राम या फिर लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता था। पर अगर हम धीरे धीरे हमारे टास्क को कॉम्प्लेक्स करते हैं, मतलब अगर हमें एक सिंगल प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करना हो तो उसके लिए धीरे धीरे जो है लाइन ऑफ कोड हमारे प्रोग्राम में बढ़ने लगता है। और लाइन ऑफ कोड जितना धीरे धीरे हमारे प्रोग्राम में बढ़ने लगता है, हमारा जो प्रोग्राम है हमें उतना ज़्यादा बल्कि उतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स लगने लगता है और उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि हम रियलाइज किए होंगे, है कि नहीं। एक सिंपल प्रोग्राम लिखना हो जहाँ पे हमें ओनली एडिशन करना है तो उसके लिए हम इजीली लेस लाइन ऑफ कोड लिख के एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि सिंपल है। पर वही सेम प्रोग्राम के थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, सब कुछ अगर हम एक सिंगल प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहेंगे तो वहां पे अगर सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो जो लाइन ऑफ कोड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा बल्कि या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोग्राम हमें दिखने लगेगा। और जब भी अगर कोई एरर जनरेट हो या फिर कोई चीज़ें हमें चेंजेस करना हो तो उसको मैनेज करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। उसी सिचुएशन को बेस करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे एंड उसी को बेस करके मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत हमें क्यों है उसको हम समझेंगे। तो पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कंसीडर करते हैं। Suppose there is a company that manufactures tent as per users requirement। एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी, जिसका काम है टेंट मैन्युफैक्चर करना लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो द शेप ऑफ द टेंट इज, जो टेंट वो बनाते हैं उसका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल होता है एंड सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। ओके, जैसे कि हम शेप देख सकते हैं स्क्रीन में। जो नीचे वाला हिस्सा उसका होता है, वो नीचे वाला हिस्सा सिलिंड्रिकल शेप का होता है एंड ऊपर वाला कोनिकल वाला शेप का टॉप वाला पार्ट होता है। ओके, इस तरह के टेंट वो बना के देते हैं यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी को छोटा साइज का चाहिए तो इसको छोटा साइज का बना के देंगे, किसी को बड़ा साइज का चाहिए तो उसको बड़ा साइज का टेंट बना के देंगे। ओके, एंड द कंपनी परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टेंट। तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो सेलिंग प्राइस फिक्स करेगा कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फिर फॉलोइंग डेटा को लेके। जैसे कि पहले यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, कितने हाइट का टेंट चाहिए, है कि नहीं। मतलब जो सिलेंडर जो है वो सिलिंड्रिकल हाइट कितना होना चाहिए, वो कौन वाला शेप छोड़ के। ओके, सिलिंड्रिकल हाइट जो है वो कितना चाहिए, उसका रेडियस कितना होना चाहिए। उसके बाद हम जो कोनिकल पार्ट ले रहे हैं ऊपर, सरमाउंट कर रहे हैं ऊपर, जो कोनिकल टॉप हम जो रख रहे हैं उसका रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस, जो सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस है, दोनों का तो सेम होगा। पर उसका जो कोन का जो स्लैंट हाइट है उसी को लेके हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोन का जो स्लैंट पार्ट है वो स्लैंट पार्ट का हाइट भी हमें पता होना चाहिए। ओके, ये तीन इंफॉर्मेशन तो हमें होना ही चाहिए। तो फर्स्ट टास्क वहां पे जो कंपनी को परफॉर्म करना है वो तो हमने देख लिया कि जिस हाइट का हमें टेंट चाहिए उसका रेडियस कितना होना चाहिए, जो कोनिकल पार्ट है उसका स्लैंट हाइट कितना होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हम पहले कलेक्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे कैनवास का एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे, जो कोन पार्ट है उसका एरिया अलग से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एरिया कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए ये जो कैनवास हमने बनाया है तो उसका कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि जैसे कि अगर ये मीटर में हम लिए हैं तो
पर स्क्वायर मीटर कितना है या फिर उसी हिसाब से हम काउंट करेंगे, है कि नहीं? अगर सेंटीमीटर में हम लिए हैं तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम वहाँ पे नेट पेएबल अमाउंट कितना नेट अमाउंट हमें कस्टमर पे करेगा आफ्टर इंक्लूडिंग द 18% टैक्स। 18% टैक्स हम ऐड करेंगे फिर उस प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से। उसके बाद नेट पेएबल अमाउंट कितना होगा और वो नेट पेएबल अमाउंट कितना हमें वो कस्टमर प्रोवाइड करेगा। ये सारा टास्क हमें हमारे टोटल प्रोसेस में करना है। तो ये सारे टास्क को सिंपल तरीके से परफॉर्म करने के लिए उस कंपनी ने क्या किया, एक पाइथन प्रोग्राम डेवलप किया जिसके वजह से क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन हो सके पेबल अमाउंट का कस्टमर का बिना कोई गलती के। तो अभी ये टास्क हमें समझ आ गया कि हमारे पास एक टेंट है जो कि जो बॉटम वाला पार्ट है वो सिलिंड्रिकल पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है कोनिकल पार्ट है। तो यूज़र से हमें सबसे पहले तो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट एंड बोथ सिलिंड्रिकल एंड कोन का जो रेडियस है वो सेम होता है, तो दोनों का रेडियस एज वेल एज कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट, ये तीनों डेटा पहले कलेक्ट करना है कि कितना कितना साइज का उसको टेंट बनाना है। वो कलेक्ट करने के बाद उसको लेके हम जो कोन है कोनिकल पार्ट है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एरिया हमें मिलेगा। फिर टोटल एरिया कैलकुलेट करने के बाद टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, फिर जितना टोटल कॉस्ट होगा उसका 18% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, फिर 18% टैक्स को टोटल कॉस्ट के साथ हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा नेट पेबल अमाउंट। और ये टास्क परफॉर्म करने के लिए क्विक एंड एक्यूरेट वे में हमने एक पाइथन प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, उसी पाइथन प्रोग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टास्क जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो क्या है, पहले तो हम एक मैसेज दिखा देंगे जब भी हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे कि एंटर वैल्यूज ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इन मीटर। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसके वैल्यूज मतलब जैसे कि उसका हाइट, उसका हम बोल सकते हैं रेडियस, वो एंटर करो। ओके, तो हम वहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे कि एंटर हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। तो यूजर कितना हाइट रखना चाहता है मीटर में वो एंटर करेगा, कितना रेडियस रखना चाहता है यूजर वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा कोनिकल टॉप वाला पार्ट है वो स्लैंट हाइट उसका कितना रखना चाहते हैं तो वो हम एंटर करेंगे। ये एंटर करके हम लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया पहले कैलकुलेट करेंगे एंड कोनिकल पार्ट वाला एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया है पाई आर एल। पाई देन रेडियस ऑफ द कोन एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर मीन्स रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट एंड एच मीन्स हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। ओके, तो इस तरीके से एरिया दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों का एरिया कैलकुलेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टोटल एरिया हम फाइंड करेंगे दोनों को ऐड करके। तो टोटल कैनवास का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो दोनों के एरिया के वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया तो हमें मिल गया। टोटल एरिया मिलने के बाद अभी हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसे कि यूज़र से या फिर हम कंपनी वाले जो हैं वो उनको पूछेंगे कि एंटर करो कि पर स्क्वायर मीटर कितना प्राइस लेना चाहते हो। अ, वो हम पूछेंगे कंपनी वाले को। सो द एरिया ऑफ द कैनवास जो है वो तो प्रिंट हो गया। उसके बाद कंपनी वाले को हम पूछेंगे कि एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, मतलब 1 स्क्वायर मीटर को कितना कॉस्ट चार्ज कर रहे हो वो एंटर करो। वो एंटर करने के बाद क्या होगा, उसी हिसाब से टोटल जितना एरिया है उसके साथ पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमें मिलेगा। टोटल कॉस्ट मिलने के बाद उस टोटल कॉस्ट पे फिर हमें लगाना पड़ेगा 18% टैक्स। फिर हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट तो हम दिखा दिए, टोटल कॉस्ट दिखाने के बाद फिर उसमें हम लगाएंगे टैक्स। तो उसमें जो टैक्स लगाएंगे वो 18% है, तो टोटल कॉस्ट का 18% टैक्स कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेट पेएबल अमाउंट हम जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स। तो वो नेट प्राइस जो है वो कस्टमर हमें प्रोवाइड करेगा, जिसको हम एज ए आउटपुट प्रिंट करेंगे ताकि कस्टमर हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर सके। तो ये था हमारा टोटल प्रोग्राम जिसके माध्यम से हमने यूजर से
यूज़र जो या फिर कस्टमर जो है, जो भी टेंट बनाना चाहता है, कितना हाइट का बनाना चाहता है, वो डेटा हमने कलेक्ट किया, उसका एरिया हमने कैलकुलेट किया, पर स्क्वायर मीटर कितना कॉस्ट है, उसको बेस करके हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से टैक्स कितना होगा कैलकुलेट किया, फिर दोनों को कंबाइन करके कॉस्ट एंड टैक्स नेट पेएबल अमाउंट कितना कस्टमर हमें प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर टेंट को बनाने के लिए, वो हमने कैलकुलेट करके एज़ ए आउटपुट सिंपल तरीके से प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम को डिस्कस किए, इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चले और हमें एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि पहले हम यूज़र से डिफरेंट काइंड ऑफ हाइट, रेडियस ये सारा वैल्यूज़ ले रहे हैं ताकि हम एरिया कैलकुलेट कर सकें। एरिया कैलकुलेट करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोनिकल पार्ट वाला एरिया अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट वाला एरिया अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करके उसका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर नेट पेबल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल टास्क हम एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? इसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ कोड जो है हमारा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर और थोड़ा कम्प्लेक्स टास्क हमें दे दिया जाए और ऐसे हम लिखने चलें तो लाइन ऑफ कोड और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करने के लिए, अगर प्रोग्राम में कभी कुछ चेंजेस करना हो या फिर कोई एरर जनरेट हो जाए तो, है कि नहीं? तो इस चीज़ को हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बोला है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि टेंट मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। तो कस्टमर को अगर टेंट चाहिए तो वो टेंट का प्राइस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली बाय राइटिंग ए सिंपल पाइथन प्रोग्राम, वो हम डिस्कस करें तो उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, जबकि ये हमारा प्रोग्राम नंबर क्या है, प्रोग्राम चैप्टर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो इसी के थ्रू हम ये प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं पहले कि वी विल कैलकुलेट द प्राइस ऑफ टेंट which has which is cylindrical in shape and surmounted by conical top। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब इस कमेंट सेक्शन को थोड़ा नीचे ले आते हैं, क्यों उसको इतना लेंदी करें। तो यहाँ पे हमारा बोला गया है कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो जो टेंट बनाता है तो वो सिलिंड्रिकल होता है उसका बॉटम वाला पार्ट, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोनिकल टॉप होता है। तो उसका हमें क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और जैसे कि हमने वहाँ पे हिंट बहुत सारा देखा था, कि वहाँ पे हमें कॉस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वी हैव टू इंक्लूड 18% टैक्स एज वेल। वहाँ पे 18% टैक्स को हमें कैलकुलेट करने के लिए भी बोला गया था, और नेट पेबल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, पहले तो हम वहाँ पे एक सिंपल मैसेज दिखा देंगे बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट कि जो भी हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है या फिर जो भी हमारा टेंट है, टेंट का जितना भी वैल्यू हम मांग रहे हैं उसको मीटर में एंटर करो। ओके, सो एंटर वैल्यूज ऑफ द टेंट, different enter values of the part of tent in meters। तो जितने भी पार्ट हैं टेंट का उसको मीटर में एंटर करो, ऐसा एक मैसेज हमने यूज जो कस्टमर है या फिर जो कंपनी है, कंपनी वाले को हमने मैसेज दे दिया। उसके बाद वो फर्स्ट हाइट एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो हम उनको पहले हाइट वैल्यू एंटर करने के लिए वहाँ पे हम यूज़र इनपुट अलाउ करेंगे बाय यूजिंग इनपुट मेथड, और वहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट मैसेज दे देंगे कि एंटर हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, एंटर हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। तो वो सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या करेंगे, हाइट एंटर करेंगे। उसी तरीके से फिर हमें नेक्स्ट क्या एंटर कराना है, हाइट तो हमने ले लिया, अब रेडियस लेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट का, और सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस जितना है कोनिकल पार्ट का भी रेडियस उतना ही रहेगा, है कि नहीं, टेंट में। तो इसीलिए हम वहाँ पे सिंपल
जो भी वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करेंगे इनपुट मेथड के माध्यम से उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट टाइप कास्टिंग मेथड हमने यूज कर लिया है और वहां पे सिंपली मैसेज दे देंगे कि एंटर रेडियस। ओके, तो रेडियस दोनों के लिए, सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए, कोनिकल पार्ट के लिए, दोनों के लिए रेडियस सेम है। उसके बाद हम क्या लेंगे यूजर से, उसके बाद यूजर से हमें और क्या एक्सेप्ट करना है। ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट छोड़ दिए हैं इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम दे देते हैं। उसके बाद यूजर से हम और क्या एक्सेप्ट करेंगे, जो कोनिकल पार्ट है, कोनिकल प्लैट जो हमारा पार्ट है उसका जो स्लैंट हाइट, जो तिरछा वाला जो हाइट है, वो हाइट वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। तो उसको सपोज हम एल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ओके, इनपुट मेथड के माध्यम से। सो वहां पे हम प्रॉम्प्ट दे देंगे कि एंटर द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इन मीटर्स। ओके, तो स्लैंट हाइट वाला पार्ट जो है उसका जो वैल्यू है वो मीटर में इंसर्ट करेंगे। तो ये तीन वैल्यू इंसर्ट करने के बाद कस्टमर से रिसीव करके कि कस्टमर कितना हाइट का सिलिंड्रिकल पार्ट चाहता है, कितना रेडियस वाला चाहता है, कितना कोनिकल पार्ट, कितना स्लैंट हाइट का होना चाहिए, उसने यूजर से एक्सेप्ट करके एंटर कर लिया। यूजर से एक्सेप्ट करके एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज पहले कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं। तो सपोज मैंने ले लिया कोन एरिया। तो कोनिकल पार्ट का एरिया हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो कोनिकल कोई भी कोन वाला अगर 3D वाला पार्ट हमारे पास है तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई। पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर, आर मीन्स रेडियस, इंटू एल स्लैंट हाइट। ओके, तो इस तरीके से हम कोनिकल पार्ट का क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से हम सिलिंड्रिकल पार्ट का भी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और उस सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू पाई मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो दोनों का एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। दोनों का एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी जो टोटल हमारा कैनवास है, मतलब टोटल हमारा जो टेंट है उसको कैनवास बोलते हैं। तो टोटल हमारा जो कैनवास है उसका टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों एरिया को हम सम कर देंगे। जैसे कि कोनिकल पार्ट का एरिया एंड उसके साथ साथ सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया, दोनों को हमने सम कर दिया। तो टोटल एरिया हमें मिल गया। तो टोटल एरिया मिलने के बाद हम टोटल एरिया वैल्यू को प्रिंट करके दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में इतना है हमारा टोटल एरिया, है कि नहीं। तो प्रिंट करके दिखाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और वहां पे सिंपली हम दिखा सकते हैं द एरिया ऑफ द कैनवास इज द एरिया ऑफ द कैनवास इज। ओके, तो एरिया किस में स्टोर है, टोटल एरिया कैनवस एरिया वेरिएबल में। तो कैनवस एरिया वेरिएबल को हम वहां पे लिख देंगे। तो टोटल एरिया डिस्प्ले करे, टोटल कितना एरिया है वो तो डिस्प्ले कर देगा। अभी हम क्या करेंगे, जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो पर, हम मीटर में सारा वैल्यू एंटर किए हैं। तो पर स्क्वायर मीटर कितना कॉस्ट वो लगाना चाहता है उस टेंट के लिए, वो हम पहले कंपनी से एक्सेप्ट करेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए एक वेरिएबल हम लेंगे यूनिट प्राइस, हम ले लेते हैं वहाँ पे। तो फिर यूज़र से हम इनपुट लेंगे, मतलब कंपनी से यूज़र इनपुट लेंगे कि एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कि स्क्वायर के लिए हम एक्सपोनेंट वाला सिंबल जो यूज़ करते हैं। ओके, सो एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट कितना लगेगा या फिर कितना लगाना चाहते हैं, ये हम कंपनी को पूछेंगे। तो कंपनी उसी हिसाब से वैल्यू एंटर करेगा। कंपनी उसी हिसाब से वैल्यू एंटर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जितना है उसको टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। ओके, तो टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है वो यूनिट प्राइस में स्टोर है जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया के साथ। ओके, तो जिसकी वजह से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट मिलने के बाद क्या इतने में हमारा काम हो गया, नो। अभी हम टोटल कॉस्ट को प्रिंट करके दिखा देंगे पहले कि इतना टोटल कॉस्ट हो रहा है, उसके बाद फिर हम उसमें टैक्स लगाएंगे।
ओके, तो वहां पे सिंपली हम प्रिंट करके दिखा देंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज, तो टोटल कॉस्ट हम दिखा देंगे। तो टोटल कॉस्ट किस में स्टोर है? टोटल कॉस्ट वेरिएबल में। ओके, टोटल कॉस्ट दिखाने के बाद कंपनी को या फिर कस्टमर को फिर टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। कितना परसेंट का टैक्स लगाने वाले हैं? 18% का टैक्स लगाने वाले हैं। तो टोटल कॉस्ट का 18% टैक्स कितना होगा वो हम टैक्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे। 18% मीन्स 18/100। 18/100 को हम सिंपली 0.18 भी लिख सकते हैं। तो 18% हम किसका निकालेंगे? टोटल कॉस्ट का 18% निकालेंगे। ओके, तो टैक्स अमाउंट मिल गया हमें। टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होने के बाद फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, चाहे तो हम टैक्स अमाउंट को भी प्रिंट करके दिखा सकते हैं अगर चाहो तो। अगर रिक्वायरमेंट है तो टैक्स अमाउंट को भी हम प्रिंट करके दिखा सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से। नेट पेएबल अमाउंट कितना होगा? टोटल कॉस्ट जितना था उसके साथ फिर ऐड हो जाएगा हमारा टैक्स अमाउंट। दिस इज द नेट पेएबल अमाउंट। और अभी इस नेट पेएबल अमाउंट को हम प्रिंट करके दिखा सकते हैं। ओके, सो द नेट पेएबल amount of canvas is, नेट पेएबल अमाउंट हम दिखा सकते हैं। नेट पेएबल अमाउंट किस में स्टोर है? नेट पेएबल वेरिएबल में स्टोर है। हो गया टोटल प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिंपल मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया जिसके द्वारा वो सिंपल तरीके से क्विकली एंड एक्यूरेटली अपने सारे जो भी टेंट वो सेल करेंगे उसका सेलिंग प्राइस, नेट पेएबल अमाउंट कितना कस्टमर उनको पे करेगा वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का काम बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रोग्राम करेगा। उनको और बार बार कैलकुलेटर यूज करके खुद से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया। सेव करके अभी हम इसको रन करके देखते हैं क्या इसमें कोई सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर नहीं है। ओके, सो सिंपल बोल दिया एंटर वैल्यूज ऑफ द पार्ट ऑफ टेंट इन मीटर। जितने भी पार्ट हैं टेंट का उनके वैल्यूज को मीटर में एंटर करो। तो पहले हाइट एंटर करते हैं। सपोज टेंट का हाइट हम जो है वो हम मीटर में अगर हम देखेंगे सपोज 5 मीटर का हम रखना चाहते हैं। रेडियस जो है वो रेडियस सपोज हम रखना चाहते हैं 5 मीटर का। उसके बाद कोनिकल पार्ट वाला जो हाइट है स्लैंट हाइट वो भी हम सपोज रखना चाहते हैं 4 मीटर का। ओके, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, ये वैल्यू लेने के बाद एरिया कैलकुलेट करेगा। एरिया दोनों का कैलकुलेट करने के बाद उसको ऐड करके टोटल एरिया कैलकुलेट होगा। टोटल एरिया कैलकुलेट हो गया। टोटल एरिया कैलकुलेट होके हमें प्रिंट करके दिखा दिया टोटल एरिया इतना है। टोटल एरिया दिखाने के बाद उसके बाद वो हमें पूछेगा या फिर कंपनी को पूछेगा कि पर स्क्वायर मीटर जो है पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना होगा या फिर पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना लगाना चाहते हो कस्टमर के लिए। सपोज पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट हमने लगा दिया 10 रुपीज। ओके, तो टोटल एरिया के हिसाब से हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल एरिया इंटू 10। क्योंकि टोटल एरिया हमारा कितना है 219.8 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को अगर 1 स्क्वायर मीटर जो है उसको अगर हमारा 10 रुपीज लगता है तो 219.8 स्क्वायर मीटर को कितना लगेगा? 219.8 इंटू 10। तो टोटल कॉस्ट हमारा आ गया 2198.0। फिर उस पर 18% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। 18% टैक्स कैलकुलेट करके जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है जो कि हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो टोटल डिस्कस किया इस प्रोग्राम के बारे में आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे ये जो देखा हमने प्रोग्राम की यहाँ पे हमने मल्टीपल टास्क को एक साथ ही हमने लिख लिया सिंगल प्रोग्राम में जिसकी वजह से प्रोग्राम हमारा थोड़ा धीरे धीरे हमें कॉम्प्लेक्स लगने लगा है। अगर मतलब हम रियल लाइफ में जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे कोई एप्लीकेशन बनाएंगे इतना छोटा छोटा एप्लीकेशन तो नहीं बनाएंगे, बहुत ही बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाएंगे जहाँ पे हजारों लाखों लाइंस ऑफ कोड होंगे, है कि नहीं। तो इतने सारे लाइन ऑफ कोड को एक साथ लिखना तो उसको फिर फ्यूचर में मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम और एक अप्रोच यहाँ पे यूज करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वी कैन डिवाइड द प्रोग्राम। ओके, वी कैन डिवाइड द प्रोग्राम इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड एज सोन इन द फिगर। हम फिगर देख लेते हैं।
जैसे कि हमारा टोटल टास्क जो था, उसको अगर हम अलग-अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दें, मतलब अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब अलग-अलग मॉड्यूल में अगर डिवाइड कर दें, जैसे कि हमारे बुक में सिलेबस होता है कि नहीं? तो सिलेबस में बहुत से यूनिट्स होते हैं, हर एक यूनिट एक-एक मॉड्यूल की तरह काम करता है, तो जिसकी वजह से हमें आसान होता है कि हाँ, पहले हम फर्स्ट मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से हमें ईज़ी होता है उस टोटल सिलेबस को कवर करना। वैसे जब हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम में जो मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो हर एक टास्क ग्रुप में जितने भी कोड आते हैं, लाइन ऑफ कोड आते हैं, उनको अगर हम एक सिंगल मॉड्यूल में डिफाइन कर दें, जिसके वजह से हमारा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो दिखने में सिंपल हो जाएगा, उसको एसेस करने में भी आसान हो जाएगा, उसको मैनेज करने में भी आसान हो जाएगा। जैसे कि सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया क्योंकि वो एक सेपरेट टास्क है। कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए हमने सेपरेट ब्लॉक बना दिया। कॉस्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए हमने सेपरेट ब्लॉक बना दिया क्योंकि तीनों अलग अलग तरह के टास्क हैं। तो जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क हैं विथ सम स्पेसिफिक पर्पस, तो उनको अगर हम सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स में डिफाइन कर दें, उनको हम बोलते हैं सेपरेट सेपरेट ब्लॉक में डिफाइन करना। ओके, तो ये चीज अगर हम अप्लाई करें तो जितना भी लेंदी प्रोग्राम हो वो हमें सिंपल लगने लगेगा और मैनेज एंड एसेस करने में भी हमें आसानी होगी। So the process of dividing a computer program into separate independent blocks of code, जैसे कि अभी मैंने बोला कि एक लार्ज प्रोग्राम है, एक लार्ज प्रोग्राम में हम मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें जितने भी लाइन ऑफ कोड चाहिए उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड या फिर उसको हम बोलते हैं एक मॉड्यूल। तो अगर हम ऐसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल अलग-अलग से डिवाइड करके उसको इंडिविजुअल नेम देके अगर हम डिफाइन कर लेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम को लिखने में भी आसानी होगा, उसको मैनेज करने में भी आसानी होगा, उसको एसेस करने में भी आसानी होगा, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस भी इज़िली कर सकते हैं। तो ये जो एक लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करके डिफाइन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। डेफिनेशन वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड और सेपरेट सब प्रॉब्लम्स with different names and specific functionality is known as modular approach. सपोज हमारे पास एक लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको अगर हम इंडिपेंडेंट ब्लॉक में सेपरेट कर रहे हैं या फिर एक टोटल बड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अलग अलग स्पेसिफिक होंगे, है कि नहीं? जैसे कि अभी हमने देखा एक टास्क है वहां पे हमें सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, वो एक टास्क है। कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, वो एक टास्क है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वो एक टास्क है। तो टोटल एक प्रॉब्लम जो है उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेंगे, हर एक सब प्रॉब्लम को अलग अलग ग्रुप वाइज नेम हम दे देंगे और हर एक सब प्रॉब्लम का जो फंक्शनैलिटी है, जो टास्क है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि सिलिंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, वो एक स्पेसिफिक टास्क है। कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, वो एक स्पेसिफिक टास्क है। टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, वो एक स्पेसिफिक टास्क है। स्पेसिफिक टास्क वाइज हम एक लार्ज प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेंगे एंड डिवाइड करके उनको इंडिविजुअल नेम असाइन कर लेंगे, जिसके वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंपल हो जाएगा, उसको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। तो एक लार्ज प्रॉब्लम को, एक लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर स्मॉलर सब प्रॉब्लम या फिर सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ओके, तो आई थिंक ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कैसे हमारे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को मैनेज करने में हमें सिंप्लीफाई करके फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आई थिंक समझ आ गया होगा। सो इन दिस चैप्टर, ये जो हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर में टोटली हम ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं और यूज करके उसके बेनिफिट्स को देखने वाले हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट कंसीडर किया कि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्यों है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जो लार्ज प्रॉब्लम को या फिर लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम या फिर सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करता है ताकि उसको मैनेज करना आसान हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज करने से हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? हम लार्ज प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसको यूज करके कोई छोटा छोटा टास्क सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे। ऑफ कोर्सली इन फ्यूचर हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे जिसमें बहुत ही लाइन ऑफ कोड होंगे, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होंगे,
तो उसको हम एक सिंगल प्लेस में अगर रखेंगे देन इट विल बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स फॉर अस टू मैनेज द होल प्रोग्राम। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में। सो आगे इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे और समझेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में और भी डिटेल्स में। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी टॉपिक्स। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।